प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन और नमस्कार। विद्यार्थियों, आप लोगों की जो कक्षा है हिंदी की, वो कैसी चल रही है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा, चर्चा करिएगा। बेटा रे, आज का जो मेरा व्याख्यान है, आपको पता होगा कौन से विषय पर व्याख्यान मेरा होने वाला है। वो ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, पता है किस पर, क्या व्याख्यान का विषय क्या है? संवदिया नामक एक कहानी है। तो संवदिया नामक शीर्षक से आप समझते होंगे कि संवदिया किसे कहते हैं। कोई बताएगा बच्चा? संवाद करने वाले को। संवाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले को संवदिया कहा जाता है। ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह संवाद ले जाने वाले को क्या कहते हैं? संवदिया। प्यारे विद्यार्थियों, फणेश्वर नाथ रेणु ने एक ऐसी विशेषता अपने साहित्य में बनाई है, प्रतिष्ठा बनाई है। और वह कौन सी विशेषता? आंचलिकता को अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। किसको स्थान दिया है? आंचलिकता को स्थान दिया है। बेटे बात नहीं करेंगे, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब आप देंगे, और अनावश्यक बातें कोई भी बच्चा न करे, क्योंकि व्याख्यान में व्यवधान पड़ता है। तो ऐसी विशेषता जो है वो आंचलिकता की उन्होंने अपनी पुस्तकों में, कहानियों में और अब कविताएं भी लिखी फणेश्वर नाथ रेणु ने। तो कविता के क्षेत्र में आपने बहुत कार्य कम किया, परंतु गद्य लेखन में आप महारत स्थापित करते हैं और आपकी कुशाग्रता है, और आपको दूसरा प्रेमचंद कहा जाता है। दूसरे प्रेमचंद की उपाधि आपको दी जाती है, संपूर्ण साहित्य में दी गई है। संवदिया एक ऐसी कहानी है, संवदिया एक ऐसी नारी, असहाय नारी की करुणा की संवेदना संवदिया नामक कहानी में लेखक ने बताई है। संवदिया नामक कहानी में एक असहाय नारी, जिसके पहले नौकर चाकर सब थे, और उस गांव की बड़ी बहुरिया कहलाती थी। क्या कहलाती थी? बड़ी बहुरिया कहलाती थी। आज वो असहाय हो गई है। ऐसे असहाय नारी की कारुणिक दशा, हृदय विदारक दशा और मनोव्यथा का वर्णन इस कहानी में लेखक ने किया है। संवदिया नामक कहानी जलालगढ़ गांव की बात है। एक गांव की बहुत बड़ी हवेली है बेटे, उसमें बड़ी बहुरिया रहती है। बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को बुलवा भेजा। हरगोविंद सोचने लगा कि मुझे बड़ी बहुरिया ने संवाद के लिए बुलाया है, संवाद भेजने के लिए बुलाया है। आजकल तो गांव गिराव में सब जगह डाकखाने खुल गए हैं, चिट्ठी पत्री का समय आ गया है, पर बड़ी बहुरिया ने मुझे क्यों बुलाया? क्या बात हो गई
कौन सा संवाद ऐसा है कि उन्होंने मुझे बुलाया। बड़ी बहुरिया के पास गया, जा कर के बैठ गया। बड़ी बहुरिया ने एक छोटी सी पीढ़ी दी, उस पर जो है बैठ गया। और गांव की एक महिला थी जिसको मोदियाइन काकी कहते थे। मोदियाइन काकी से लोग बाग उधार ले जाते थे और बड़ी बहुरिया के पास आकर के तगादा करने आई कि लोग जो है उधार ले जाते हैं और खा लेते हैं, देने का जो है देने की हिम्मत नहीं होती है, और जो है देने में नानी याद आती है। बड़ी बहुरिया को ऐसे सुना सुना करके बोल रही थी। हरगोविंद ने कहा, अरे मोदियाइन काकी, अब तो बस करो, रहने दो। तब बोली, चुप रह मूर्झाओ से, ये मोछिए, तो बहुत बोलता है बीच में। और देखो मुंह झौसे ये गाली है। वो वहाँ के बिहार, ये पूर्णिया, दरभंगा और इधर जलालगढ़, वहाँ की एक, ये समझो कि एक ऐसा शब्द जो है वो लगने वाला शब्द है। तो हरगोविंद ने कहा, अरे काकी, कोई क्या करूं, दाढ़ी मुछ नहीं आई तो मैं क्या करूं, मेरा इसमें क्या दोष है। तो वो चली गई और बड़ी बहुरिया ने कहा कि भैया हरगोविंद, मेरे मम्मी के यहाँ, मेरी माता जी के यहाँ तुम चले जाओ मायके और संदेश दे आओ कि मैं कब तक यहाँ बथुआ का साग उबाल करके खाती रहूंगी। मुझे बड़ी बहुरिया ने कहा कि कब तक मैं बथुआ का साग उबाल करके खाती रहूंगी, और भैया मुझे लवाने आ जाएं और मैं वहीं नौकर की भांति जो है, नौकर की भांति जो है बैठ करके, थोड़ा पोज करना। तो बड़ी बहुरिया ने कहा कि मैं कब तक बथुआ का साग खा करके और जीऊंगी, मैं वहां जा करके नौकरी कर लूंगी, भाई भाभी की नौकरी कर लूंगी और बच्चों का जूठन खा करके और मैं वहां पर पड़ी रहूंगी। बड़ी बहुरिया फूट फूट करके, सिसक करके रोने लगती है और हरगोविंद का भी गला भर आता है। देखो यहाँ पर एक नारी की कारुणिक दृश्य को देखो, नारी की हृदय विदारक जो है दशा को देखो। आज उसके घर नौकर चाकर थे, भाइयों में झगड़ा हो गया, बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े कर करके बंटवारा हुआ। एक बनारसी साड़ी थी, कौन सी साड़ी थी? बनारसी साड़ी थी। उसके भी 3 टुकड़ों में कर करके अब बंटवारा हुआ। हाँ, वो बड़ी बहुरिया के साड़ी का भी बंटवारा, एक साड़ी का भी टुकड़ों में करके बंटवारा हुआ। हरगोविंद का गला भर आया। और जो मोदियाइन थी, मोदियाइन के बारे में जब कहा तो पहले काबुल से, अफगानिस्तान में काबुल है, तो काबुल से एक आगा मोहम्मद काबुली आया करता था और मोदियाइन से उसका मन बन गया था। तो उसने कहा, मोदियाइन, जब तू हमारा मुल्क जाएगा तुझे काबुली बादाम खूब खिलाएगा। देखो कैसे शब्दों का प्रयोग फणीश्वर रेणु जी करते हैं। जो जैसा पात्र होता है वैसे ही पात्रों के
संवाद को उन्होंने किया है, उन्होंने दर्शाया है। जो जैसा बोलता है वैसा ही जो है किया है, वैसा ही संवाद उन्होंने लिखा है कि मोदियाइन जब तू हमारा मुल्क जाएगा तो हम तुझे काबुली बादाम खिलाएगा, बहुत बहुत अच्छा करेगा, तुझे बहुत प्यार करेगा। तो जब काबुली की बात सुन करके मोदियाइन जो है बहुत चिढ़ जाती थी। और एक बार जो है गांव के लोगों ने नौटंकी भी की और काबुली मोहम्मद काबुली आका का की नौटंकी गांव में की, तो मोदियाइन जो है चिढ़ जाती थी। और बड़ी बहुरिया के यहाँ भाइयों में बड़े भाई की मृत्यु हो गई बीमारी से। मृत्यु के बाद भाइयों में बंटवारा हो गया, झगड़ा हो गया, सब के सब शहर चले गए और यहाँ खेती के लिए गांव में खेती करने आते हैं। अब भर भर के धान चावल सब लेके चले जाते हैं। आम के दिनों में कच्चे पक्के आम तोड़ करके और लेके चले जाते हैं और कोई बड़ी बहुरिया को कोई देखता तक नहीं वहां। आज बड़ी बहुरिया के यहाँ चावल गेहूं फटकने वाले लोग थे, नौकरानियां थी। आज स्वयं बड़ी बहुरिया हाथ में सूप लेकर के चावल पछोड़ रही है, चावल फटक रही है। जिसके हाथ में मेहंदी लगती थी आज उस मेहंदी के हाथ में सूप है। बेटा कबीर ने लिखा है कि सब दिन होतन एक समाना, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो बड़ी बहुरिया ने कहा कि भैया मेरे पास राह खर्च के लिए 5 रुपए हैं, 5 रुपए का गंदा सा नोट निकाल करके और हरगोविंद के हाथ में अपना हाथ बढ़ाती हुई हरगोविंद के हाथ में देने लगी। हरगोविंद ने कहा कि बड़ी बहुरिया आप रहने दीजिए, मैं राह का खर्चा जुटा लूंगा, राह का खर्च देख लूंगा, मैं चिंता न करें। आज ही मैं सुबह वाली गाड़ी से निकल जाता हूं। जलालगढ़ गांव से निकल पड़ा और कटिहार की गाड़ी में बैठ गया। कटिहार पहुंचने से पहले आवाज आई कि बीहपुर थाना जाने वाले यात्री जो है तैयार हो जाएं। और गाड़ी में बार बार जो है बड़ी बहुरिया की बातें गूंजती रही। भाई को कहना भैया कि मुझे लवाने आ जाए। हृदय को कौन जाने वाली बातें, हृदय को धड़का देने वाली बातें बड़ी बहुरिया की बार बार जो है उसके हृदय में गूंजती रहती थी। वो सूरदास गाड़ी में सूरदास मिल गया, गाना गाने वाला सूरदास मिल गया और जो है वो गाता था, गाने लगा था कि लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, मोर हमरो संवाद ले जाहु रे संबदिया। देखो कैसे गीत का लोकप्रियता का प्रयोग रेणु जी ने अपने साहित्य में किया है। लोकप्रियता का, लोक रंजकता का, लोक गीतों का प्रयोग, लोक धुन का प्रयोग, लोक परंपरा का प्रयोग किया है ना, लोक परंपरा का प्रयोग। तो इसलिए इनको आंचलिक लेखक के रूप में भी जाना जाता है। किसको आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है? रेणु जी को। किसको जाना जाता है? हाँ, फणीछोनाथ रेणु जी को आंचलिक सर्वश्रेष्ठ आंचलिक लेखक, सर्वश्रेष्ठ आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। और बात ये हुई तो वहां तक पहुंचा और कटिहार से
गाड़ी बदली, भोपू सी आवाज़ आई स्टेशन से कि भाई बिहीपुर थाना जाने वाले यात्री जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। तो हरगोविंद ने सोचा कि पहले तो लोग पास पूछना पड़ता था, पूछताछ में ही गाड़ी छूट जाती थी। हाँ हाँ, सही बात है, लेकिन इतना सुधार हो गया कटिहार में। हाँ, कि रेडियो पर बोलता है कि फला जगह जाने वाले फला प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और बीरपुर थाना के पास बीरपुर थाने के लिए तैयार, वो गाड़ी में बैठ गया हरगोविंद। पुनः बैठते ही जो है वो जो है फिर बातें उसकी आने लगी, गला भर जा रहा था। पहुंचा गांव में, बीरपुर गांव में पहुंचा, वहां के लोगों ने पहचान लिया हरगोविंद को। हाँ, अरे भैया राम राम, कैसे हो? आपका ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और बारिश हुई कि नहीं हुई? फसल कैसी है? गांव में पूछते हैं ना, फसल कैसी है? एक गांव से दूसरे, देखो बेटा, यही रागात्मकता है, यही पारस्परिक प्रेम है। कई गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं गांव में, कई गांव के लोग एक दूसरे के गांव में जानते हैं। अरे फला गांव, हाँ सीधी सड़क, अरे भैया सीधा सड़क या जाती है तो चले जाओ। तो ऐसे जो है लोग बाग जो है पूछते हैं और कहते हैं। तो पहुंचे और बड़े भाई ने तो पहचाना नहीं, तो हरगोविंद ने बताया कि मैं जलालगढ़ गांव से आया हूँ भैया, प्रणाम जी। भैया जी प्रणाम। तो बोले प्रणाम। तो कौन हो भैया? तो बोले कि मैं जलालगढ़ गांव से आया हूँ। अरे अरे कहो भैया, ठीक तो हो? हाँ। तो बूढ़ी माँ जो है, बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ आई तो प्रणाम माँ जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे आना हुआ? का सोचा कि सिरसिया गांव आया था और आया था पास में ही, तो मैंने ये सोचा कि चलूं और आप लोगों को भी दर्शन करता आऊं। अरे बहुत अच्छा किए बेटा, बहुत अच्छा किए। बिटिया कैसी है हमारी? हाँ, बिटिया कैसी है? तब बोला कि बहुत अच्छी है माँ जी, बहुत अच्छी। वहाँ माँ जी बोलते हैं, उधर माँ जी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी है माँ जी। आप लोगों की दया से कोई कमी नहीं है, बड़ी बहुरियाँ हैं, गांव की लक्ष्मी है। वो जो है गांव की शान है, वो गांव की शान है वो। तो वो जो है तो कहा कि बैठो बैठो, जलपान दिया, जलपान किया। हरगोविंद ने जलपान किया और जलपान करके कहा कि अरे राम, कहा कि कोई संवाद तो नहीं है? संवाद तो नहीं है माँ जी, सब ठीक है। संवाद पूछते ही जो उसका गला भर आया। तो अम्मा को भी शक हुआ, वो बड़ी बहुरिया की माँ को भी शक हुआ कि कोई न कोई बात तो है। तो अम्मा बोलने लगी कि अरे मैं भी बबुआ से कह रही थी कि बबुआ जा कर के ले आओ बहन को, कि वहाँ क्या रखा है, वहाँ तो कुछ नहीं है, अब कुछ रह नहीं गया है। हाँ, अब मेहमान वहाँ दामाद को मेहमान बोलते हैं। मेहमान तो बीमारी में बेचारा चला ही गया और भाइयों में झगड़ा हो गया। वहाँ सबके अपनी अपनी जगह जमीन है, क्या रखा है वहाँ? मैं बोल रहे थे लिवा लाओ, वो जाएगा लिवा करके ले आएगा। तो थोड़ा पोज करो। हाँ, तो इस प्रकार से बात हुई कि कहा कि क्या मैंने बताया कि जो है गाँव कुछ रखा तो है नहीं वहाँ पर, जाकर ले आवे। तो नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो तो गांव की शान है। बड़ी बहुरिया तो बड़ी बहुरिया तो के पास सब लोग हैं, उनके पास आपकी दया से कोई कमी नहीं है। तो बड़ी बहुरिया की बात को सुन करके थोड़ा ढांढस बंधा और हरगोविंद के पास खाना आया। खाना जैसे ही मन में खाना आया तो देख रहा है, इसके मन में हो रहा है, उसके आंखों के सामने एक चित्र एक चित्र जो है उभर आता है कि बड़ी बहुरिया राह देख रही है। बड़ी बहुरिया दलान में खड़ी होकर के, दलान समझते हो? दलान किसको कहते हैं? दलान, दलान ये बरामदे और के बीच की जगह को दलान कहा जाता है। वहाँ सोने की भी जगह बना देते हैं। घर में होता है, बाहर बरामदा होता है, बाहर बरामदा होता है, उसके बाद जो है दलान होती है, अंदर दलान होती है घर के अंदर, उसमें लोग बाग सो भी सकते हैं। तो उसी को दलान, एक जगह है, एक जगह स्थान बना दिया जाता है घर के भीतर, तो उसी को दलान कहते हैं। घर के आंगन और बीच की दूरी, वो उसको हम दलान कहते हैं। तो इस प्रकार से दलान जो है में बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, और जैसे ही खाना आता है तो खाना जो है खाता है। खाना खाने को जैसे ही जाता है हरगोविंद, तो क्या होता है कि उसके मन में बार बार यही बात आती है, बड़ी बहुरिया बथुआ का साग उबाल करके खा रही है, दही और यहाँ पर मैं भात, दाल, घी, अचार, पापड़, ये 3 प्रकार की सब्जियां, ये सब मैं खा रहा हूँ। हरगोविंद का दिल भर आता है बच्चों। किसका दिल भर आता है? हरगोविंद का दिल भर आता है, और भोजन नहीं करता। कहता, अम्मा कहती है खा लो बेटा, क्या बात हो गई, खा लो। कहता अरे माँ जी, आपने तो इतना जलपान करा दिया कि भोजन करने का मन ही नहीं करता, भोजन करने का मन ही नहीं करता है, क्या करूं? अरे यहाँ तो लोग बाग 10 बार जलपान करके एक थाल भोजन कर लेते हैं, एक थाल जो है भात दाल खा लेते हैं। वो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में दाल और चावल और चोखा और थोड़ी सी भुजिया हो जाए, उसका प्रचलन बहुत है। दही, उसका प्रचलन जो है बहुत है, क्योंकि वो सांस्कृतिक भोजन है, पारंपरिक भोजन है। दाल भात और चोखा, आलू का हो, बैगन का हो, चाहे ये बच्चे तोरी की चटनी हो, वो बड़ा ये पारंपरिक भोजन है। ये कौन सा भोजन है? पारंपरिक भोजन है। हाँ, तो ये सारी बातें खोज करें। तो अगले दिन सवेरा होता है और आंगन में बुलाया जाता है। बड़ी बहुरिया बुलाती है और कहती है कि भाई बेटा कुछ कहो बिटिया के बारे में। तो कहा सब ठीक है अम्मा, सब ठीक है माँ जी, और बाकी जो है मैं माँ जी मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ कि मैं अभी गाड़ी से निकल जाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी बहुरिया रास्ता देख रही होगी बड़ी बहुरिया, इसीलिए मैं अभी निकल जाना चाहता हूँ, और बाकी जो है मैं पहुँच जाऊँगा। तो बड़े भाई जो है पूछते हैं कि भैया राह खर्च है कि नहीं है? तो बोलते राह खर्च है। अम्मा पुनः बोलती है फिर कि अरे और 2-4 दिन रह करके मेहमानी कर लो कि। तो बोले नहीं अम्मा, नहीं माँ जी, मैं दशहरे की छुट्टी में आऊँगा तो डट करके मेहमानी करूँगा। तो कहते तुम आए ही क्यों? अरे कुछ दे नहीं पा रही हूँ बिटिया के लिए,
चिवड़ा और चावल थोड़ा दे देती, अब तुम रहते तो थोड़ा सा ये चिवड़ा है, चिवड़ा जो है बासमती का चिवड़ा है, मैं दे देती हूँ। चिवड़ा समझते हो ना, चिवड़ा? हाँ हाँ, चिवड़ा, चिवड़ा जो है चावल का बनाते हैं, चावल का, धान को भून करके और ओखली में मूसल से कूट देते। अब तो मशीनों से कूटा जाता है, जिसको चिड़वा बोलते हैं, तुम लोग पोहा बोलते हो, पोहा, तो उसको, हाँ, तो उसको चिवड़ा बोलते हैं। और ठेठ बिहारी वो भोजपुरी में चिवड़ा भी बोलते हैं, चिवड़ा, चिवड़ा। संस्कृत में चिपुटान न बोलते हैं, संस्कृत में चिपुटान न बोलते हैं, चिपुटान, चिपटा सा होता है इसलिए चिपुटान न बोलते हैं। तो इस प्रकार से चिवड़ा दे देती है। तो बड़े भाई अम्मा से और बड़े भाई से विदा मांग करके और निकल जाता है। और उसके बाद जो है बाकी शेष भाग की जो कहानी है मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों को। बंद करो।